सो आज से हमारी स्टार्ट हो गई यूनिट नंबर सेकंड और उसका नाम रहेगा माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट्स जो है ये काम क्या आते हैं, क्यों पढ़ते हैं हम इसको, इसका पहले तुम लोग सुन लो। यहाँ पे हम लोग कुछ डिवाइसेस पढ़ने वाले हैं। वो डिवाइस क्या काम आते हैं, क्यों हम लोग पढ़ते हैं उनको। तो बेसिकली ना, ये जो होते हैं ना डिवाइसेस, ये माइक्रोवेव को एक्सेलरेट करवाने के काम में आते हैं। त्वरित करते हैं ये, त्वरित। मतलब माइक्रोवेव का प्रोपगेशन करना है आपको। प्रोपगेशन तो हो रहा है वेव गाइड के अंदर माइक्रोवेव का, बट प्रोपगेशन सफिशिएंट नहीं होता। उस सफिशिएंट प्रोपगेशन को मतलब अचीव करने के लिए हमें उनको थोड़ा एक्सेलरेट करना पड़ता है, और एक्सेलरेट करने के लिए कुछ डिवाइसेस काम में लेने पड़ते हैं। और वो डिवाइस हम लोग इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं बेसिकली। तो फटाफट से यूनिट नंबर सेकंड जो है डाल दो। ठीक है। यूनिट नंबर सेकंड, माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट्स और माइक्रोवेव ट्यूब्स। माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट्स और माइक्रोवेव ट्यूब्स। यूनिट सेकंड, माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट्स, और यू कैन से दैट माइक्रोवेव ट्यूब्स। देखो, सबसे पहले हम दो चीजों की बात करेंगे। मतलब सबसे पहले दो एक काम होता है। सबसे पहले होता है क्लिस्ट्रॉन। जो हम पढ़ने वाले हैं, जो पहला डिवाइस रहेगा आपका, वो रहेगा क्लिस्ट्रॉन। ठीक है। क्लिस्ट्रॉन डिवाइस जो होता है, ये दो टाइप का होता है। ठीक है। तो ये दो तरह से हम लोग पढ़ेंगे। इन दोनों प्रकार में से एक ना एक प्रकार हर बार आता है आपके एग्जाम में। अब तुम ये चेक कर लेना कि लास्ट ईयर कौन सा आया था। मतलब 2020 के एग्जाम में कौन सा वाला क्लिस्ट्रॉन आया था। तो 2021 में वो वाला क्लिस्ट्रॉन कम इम्पोर्टेंट होगा, उसके ऑपोजिट वाला जो है ना, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा। दो तरह का होता है, एक तो रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन होता है और एक होता है टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन। क्लिस्ट्रॉन के भी दो टाइप होते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स के दो टाइप होते हैं, एक तो टू कैविटी और एक होता है रिफ्लेक्स। अब इनमें से एक ना एक अल्टरनेट आता है, हमेशा हर बार एग्जाम में आता है। ठीक है। तो पहले तो हम लोग क्लिस्ट्रॉन पढ़ते हैं कि क्लिस्ट्रॉन होता क्या है बेसिकली। और देखिए, एक एक इंस्ट्रूमेंट की बहुत चीजें हैं, जैसे थ्योरी है, मैथमेटिकल एनालिसिस है, रिजल्ट एंड डिस्कशन है। तो हर चीज एग्जाम में नहीं आती है। जितना एग्जाम में पूछा जाए ना, केवल उतना ही लिख के आना। अब मैं जैसे मान लो रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन आपको पढ़ाऊंगा, तो रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन के बारे में मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, कंप्लीट बातें बताऊंगा। बट ऐसा नहीं है कि सारी बातें आपके एग्जाम में आएगी। तो जितना एग्जाम में आए केवल उतना ही लिख के आना है, ज्यादा लिख के नहीं आना है। ठीक है ना। चलिए, तो क्लिस्ट्रॉन की बात करते हैं पहले। सो अ क्लिस्ट्रॉन पहले होता क्या, ये समझ लो। अ क्लिस्ट्रॉन इज अ वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब होती है दैट कैन यूज्ड either as a generator, as a generator और एज एम्पलीफायर। क्योंकि वो एम्पलीफाई करती है, उसको एक्सलेट करती है। एम्पलीफायर मतलब माइक्रोवेव को एम्पलीफाई करने वाला काम करती है।
और एज एम्पलीफायर ऑफ पावर, किसको एम्पलीफाई करती है? माइक्रोवेव की पावर को एम्पलीफाई करती है, पावर एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी का मतलब वो वेव जो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पर काम करती है, उनकी पावर को क्लिस्ट्रॉन जो है एम्पलीफाई करती है। नॉर्मली वो वेव जो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पे काम करती है उसे माइक्रोवेव ही कहते हैं, और क्या। दिस वाज इन्वेंटेड बाय, इसका इन्वेंशन किसने किया था? दिस वाज इन्वेंटेड बाय रशड वॉरियन। रशड एच वॉरियन। ठीक है, चलो ये तो कोई खास चीज नहीं है। मेन चीज ये है टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन, तो ये पढ़िए आप लोग तो। हेडिंग दो, टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन। ठीक है, देखो इसमें दो कैविटी होती है। कैविटी मतलब होता है बंद वॉल्यूम को कैविटी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर तो मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले समझ लो द टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन, द टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन is used as a microwave amplifier, is used as a microwave amplifier operated by a principle of, operated by a principle of, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? प्रिंसिपल ऑफ velocity and current modulation, velocity and करंट मॉड्यूलेशन। अभी बताएं, इसका भी अलग से सवाल आता है आपके 5 नंबर में कि वेलोसिटी और करंट मॉड्यूलेशन को समझाइए। अब ये तो क्या एक ऑपरेशन है जो मॉड्यूलेट करता है। एक मिनट रुकना। हाँ, तो इसमें क्या होता है आपको नाम से पता चल जाएगा। मॉड्यूलेशन मतलब होता है बढ़ाना, बढ़ाना मतलब इंक्रीज करना। उसी से क्या होता है, एम्पलीफाई होती है आपकी माइक्रोवेव। ठीक है, तो ये एक सिद्धांत है, वेलोसिटी और करंट मॉड्यूलेशन। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर बाद में समझेंगे क्या होता है करंट मॉड्यूलेशन और वेलोसिटी मॉड्यूलेशन, और इस मॉड्यूलेशन प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें काम में आती है, कैसे होता है मॉड्यूलेशन। तो पहले तो आप डायग्राम बना लो फटाफट। डायग्राम बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सबसे पहले क्या होता है, माइक्रोवेव या फिर वेव को लाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गन होती है जहाँ से आपकी वेव इमिट होती है। ठीक है, इसके बाद में जो है यहाँ से कनेक्शन देते हैं हम लोग। ये बैटरी है जिससे इसको चार्ज करते हैं इलेक्ट्रॉन गन को, और ये सीधा कनेक्शन होता है इसका
यहाँ से एक वेव जाती है जो रास्ते में बहुत कुछ क्रॉस करके गुजरती है। रास्ते में बहुत से चीजें क्रॉस करके गुजरती है और लास्ट में पहुंचती है कलेक्टर पे, जहाँ पे इसको कलेक्ट कर लिया जाता है। ये एम्पलीफाई हो चुकी है। यहाँ पर ये जो वेव है ये एम्पलीफाइड वेव हो चुकी है। ठीक है। अब यहाँ पर बीच में जो चीजें लगी होती है ना, वो समझो क्या क्या लगा होता है इसके बीच में। ठीक है। सबसे पहले लगी होती है एनोड। एनोड जो होता है ना, इसको अट्रैक्शन प्रोवाइड करवाता है ताकि वेव इधर उधर ना भागे और सीधी रेखा में वहीं जाए जहां हमें उसे भेजना है। एक होता है इनपुट सिग्नल। इनपुट सिग्नल देने के लिए एक रास्ता लगाया जाता है। यहाँ पे रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल देते हैं हम लोग इनपुट के रूप में, ताकि वो रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल जो है ना, इसको एम्पलीफाई करने का काम कर सके। तो सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे एक रास्ता होता है और इस रास्ते से सिग्नल देते हैं ताकि वो सिग्नल इस बीम को एम्पलीफाई कर पाए। ठीक है। जैसे आपका सिग्नल दिया आप लोगों ने, उस सिग्नल से आप बीम ने इंटरेक्ट किया और इंटरेक्ट करके बीम एम्पलीफाई हो गई, तो वो बीच में एम्पलीफाई करके इतना रास्ता तय करती है। ये खाली रास्ता होता है यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके बीच में कोई प्रक्रिया नहीं होती है। इसे बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पेस। ठीक है। और यहाँ पर सारा कुछ दूसरी, ये कैविटी नंबर 1 है, ये कैविटी नंबर 2 है, इसलिए इसका नाम टू कैविटी है, क्योंकि यहाँ पर दो कैविटी आपको दिख रही है। अब यहाँ पर देखो, आप लोगों ने जो है बाहर से कनेक्ट कर रखा है अंदर की ओर। ये कनेक्शन दिखाता है कि हम लोगों ने क्या कर रखा है, बाहर से कनेक्ट कर रखा है अंदर की ओर। तो मैंने क्या करा, इस रास्ते से इनपुट दिया। क्या इनपुट दिया? रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल। क्यों दिया? ताकि वो आरएफ सिग्नल इस बीम से इंटरेक्ट करके और इसको क्या कर सकता है, मॉडिफाइड करेगा, एम्पलीफाई करेगा। जैसे इसने साथ एम्पलीफिकेशन की प्रक्रिया अपना ली, सब कुछ कर लिया, फिर उस आरएफ सिग्नल को हम वापस से इस दूसरे रास्ते से बाहर निकाल लेते हैं और उसका काम खत्म हो गया एम्पलीफाई करने का। तो इस रास्ते से उसको बाहर निकाल लेते हैं। ये दूसरी कैविटी जो होती है ना, इसमें भी एक अंदर से और बाहर की ओर कनेक्शन होता है, तो उस कनेक्शन से उस आरएफ सिग्नल को हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है। फिर एम्पलीफाइड बीम को इस कलेक्टर पे कलेक्ट कर लिया जाता है। बड़ा सिंपल है। अब मैं नाम देता हूँ इसमें क्या क्या है। यह है इलेक्ट्रॉन गन, यह है कैथोड, जिसे बोलते हैं कैथोड भी बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गन को, क्योंकि यहाँ से चीजें बाहर निकलती है। और नेगेटिवली, कैथोड हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो एनोड का काम केवल इतना है कि जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन है उनको इस डायरेक्शन में लेके आना। ठीक है। फिर एनोड से बीम पास आउट होती है एक बीम की फॉर्म में, मतलब एक सीधी रेखा की फॉर्म में। फिर वो जाती है कैविटी के अंदर, जिसे इस कैविटी में इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ से जाएगा इनपुट सिग्नल, और यहाँ पर होगा पेयर ऑफ बंचर ग्रिड। ये दो ग्रिड लगे ना, एक ग्रिड और दो ग्रिड, तो इस चीज को बोलते हैं पेयर ऑफ बंचर ग्रिड। ठीक है। और इसी बीच में जो होता है उसे बोलते हैं बंचर कैविटी। ठीक है। और इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पेस, क्योंकि इसी में कोई प्रक्रिया नहीं होती, खाली स्थान होता है ये।
ये होता है केचर ग्रिड, इसे बोलते हैं। ये दो ग्रिड लगे होते हैं, इनका पेयर है 1 और 2 का, पेयर ऑफ केचर ग्रिड, पेयर ऑफ केचर ग्रिड। ठीक है। और फिर आप देखोगे यहाँ से जाएगा आउटपुट सिग्नल, यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं आउटपुट सिग्नल को। ये जो ग्रिड होते हैं ना, ये जो कैविटी, इसमें ही होता है। बंचर ग्रिड में क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन का काम होता है। ठीक है ना, मतलब वेलोसिटी मॉड्यूलेशन और करंट मॉड्यूलेशन की जो प्रोसेस है ना, वो इसी बंचर ग्रिड के अंदर होती है। माइक्रोवेव के पार्टिकल्स का वेलोसिटी में एम्प्लीफिकेशन और उनकी करंट में एम्प्लीफिकेशन, वो इसी ग्रिड के बीच में होता है, बंचर ग्रिड में ही। ठीक है। फिर जब सब कुछ हो जाता है तो उसको फिर हम लोग बाहर निकाल के और कलेक्टर पे कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्टर, ये कलेक्टर है। ठीक है, जो सब कुछ कलेक्ट कर लेगा। ठीक है। अब इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसको मैं थोड़ा सा पॉइंट वाइज लिखाता हूँ ताकि जल्दी समझ में आ जाए आप लोगों को। फिर इसकी प्रोसेस तो हम लोग धीरे धीरे समझते रहेंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि ये जो स्ट्रक्चर है क्या क्या कंटेन करता है। सो द नेक्स्ट थिंग इट कंसिस्ट, अब आप अपने हिसाब से लिख सकते हो इसकी बनावट, ये इसके स्ट्रक्चर की बता रहा हूँ मैं। इट कंसिस्ट, देखो मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूँ ऐसे। नंबर पहला, सबसे पहले आपने क्या देखा डायग्राम में, कैथोड। सो कैथोड एनोड कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले तो क्या होता है इसके अंदर, कैथोड एनोड configuration, that is electron gun, produce an accelerated electron beam। क्या करता है ये, produce an accelerated इलेक्ट्रॉन बीम। दूसरा होता है बंचिंग कैविटी, जो कि ये आपको दिख रहा होगा, पेयर ऑफ पंचर ग्रिड जो होता है ना, ये आपकी नंबर 1 कैविटी कहलाती है, क्योंकि 2 कैविटी क्लिस्ट्रॉन है। तो पहली कैविटी कौन सी है, बंचिंग कैविटी। इसे बोलते हैं इनपुट कैविटी, क्योंकि यहां से आपने इनपुट सिग्नल दिया ना, रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल, उस सिग्नल से ही तो होता है एम्प्लीफिकेशन, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन, करंट मॉड्यूलेशन, वही तो करता है सिग्नल। तीसरा होता है कैचर कैविटी, दैट इज आउटपुट। इसे बोलते हैं आउटपुट कैविटी। नंबर चौथे पे होता है फील्ड फ्री डिफ्ट स्पेस, मतलब जहां पे कोई प्रोसेस नहीं होती है, एकदम फ्री स्पेस है, तो फील्ड फ्री ड्रिफ्ट स्पेस, खाली स्थान बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट कैविटी। आप देख ही रहे होंगे इनपुट आउटपुट के बीच में, ये बीच में खाली स्थान आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भागते हैं बिना किसी हेडेक के,
क्योंकि ये तो बंचर कैविटी है और ये बीच वाला स्थान जो है ये ड्रिफ्ट स्पेस कहलाता है। ठीक है ना। और ये जो है ये केचर कैविटी कहलाता है। केचर कैविटी लाइक दिस। ठीक है। तो ये हो गया बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट कैविटी। और इन कैविटी में ये देखो, ये जो बंचर कैविटी है ना, इसके बीच में भी एक गैप है, दो ग्रिड लगे हुए हैं। तो पहली कैविटी कैसे बनी है? दो ग्रिड लगाने से बनी है। सो उन्हें बोलते हैं पेयर ऑफ बंचर ग्रिड, जो बंचर कैविटी में आपको दिख जाएगा। दैट्स कॉल्ड फर्स्ट गैप। अगला होता है पेयर ऑफ केचर ग्रिड। दैट इज द सेकंड गैप, जो केचर कैविटी का होता है वो वाला। ठीक है। और सबसे लास्ट में लगा होता है कलेक्टर। बस इतना ही होता है आपके क्लिस्ट्रॉन में। ठीक है ना। अब इसको थोड़ा और समझते हैं। ऑल द असेंबल ऑल असेंबल इन एनवेलप विद, ये सारा जो कुछ सिस्टम है ना, इसको सबको बांध के रख देते हैं किसी वैक्यूम स्पेस में। ऑल आर मतलब जितना भी लिखा ना ऊपर वो सब ऑल आर असेंबल मतलब एकदम इकट्ठा करके रख देते हैं इन एन एनवलप। एक जगह मतलब इकट्ठा करके रख देते हैं विद, और उसके अंदर वैक्यूम जनरेट कर देते हैं विद वैक्यूम, वैक्यूम के साथ वैक्यूम शील्ड। एकदम चारों तरफ ऐसा आवरण बनाते हैं कि बिल्कुल हवा जाए नहीं अंदर की तरफ। शील्ड स्पेस, और सब कुछ उसके अंदर रखा होता है। देयर apparatus प्रेजेंट, ऑल असेंबल, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है भैया, देख लेना असेंबल की। वैक्यूम शील्ड कोएक्सियल थ्रेडिंग, वैक्यूम शील्ड कोएक्सियल थ्रेडिंग फॉर एक्सटर्नल कनेक्शन, फॉर एक्सटर्नल कनेक्शन। इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लो ये डब्बा आपने बंद कर दिया, इसमें सब कुछ, वो जितने भी मैंने 7 पॉइंट लिखा है ना, सब कुछ आपने इसके अंदर जमा दिए, और इसके अंदर पूरा वैक्यूम कर दिया आपने, खाली स्थान, हवा बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। और इसमें वायरिंग कर दी, कोएक्सियल वायरिंग इस तरह से। क्यों करी है? ताकि बाहर से आप कनेक्शन दे पाओ। तो ये थ्रेड कर दिया इसको कोएक्सियल लाइन से, और ये बाहर से कनेक्शन देने के लिए करते हैं ऐसा। ठीक है। द कैविटी क्लोज्ड टू द कैथोड, द cavity closed to the cathode is known as Buncher cavity, is
नोन एज बंचर कैविटी। जो आपको ऊपर दिखी रही थी फर्स्ट कैविटी, उसी को बोलते हैं बंचर कैविटी और इनपुट कैविटी। और इसी का नाम क्या है? इनपुट कैविटी भी है। विच modulated the electron beam, which modulated the इलेक्ट्रॉन बीम। इसी इसी कैविटी के अंदर ना, पता है जो है मॉड्यूलेशन का काम होता है, करंट मॉड्यूलेशन और वेलोसिटी मॉड्यूलेशन, ये सारे काम इसी कैविटी में होते हैं। तो ये जो कैविटी है ना, ये बेसिकली मॉड्यूलेशन का काम करती है ना। तो इसी को बोलते हैं मॉड्यूलेशन कैविटी। द अदर कैविटी इज कॉल्ड केचर। The other cavity is called Kacher or output cavity और आउटपुट कैविटी। ये आउटपुट कैविटी, यहां से आरएफ सिग्नल को बाहर निकाल लेंगे हम लोग। दिस कैविटी कैचर द इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है? इन दिस कैविटी कैच द इलेक्ट्रॉन बीम, मतलब पकड़ लेती है। दिस कैविटी कैच इलेक्ट्रॉन बीम। इसका काम ही यही है कि वो इलेक्ट्रॉन बीम को कैच कर लेती है, वो इलेक्ट्रॉन बीम जो बंचर कैविटी से आ रही है। सो फ्रॉम द बंचर कैविटी, इलेक्ट्रॉन बीम फ्रॉम बंचर कैविटी। तो ये सब कुछ इसकी बनावट में होता है, इसका स्ट्रक्चर ये है। अब इसकी ऑपरेशन की बात करते हैं हम लोग। ऑपरेशन वैसे मैंने आपको समझा ही दिया, वही सेम ऑपरेशन है। डायग्राम बनाते बनाते मैंने आपको ऑपरेशन भी समझा दिया, तो कोई नया ऑपरेशन नहीं है, लिखते रहो बस, कोई दिक्कत। द एक्सलेटेड इलेक्ट्रॉन बीम, द accelerated electron beam passes through a gap, passes through a gap in the anode, in the anode into a region from the anode से होती हुई into a region, कहाँ निकलती है वो? into a region between a pair of closely spaced buncher grid। कहाँ से निकलती है? closely spaced बंचर ग्रिड से होकर निकलती है, जिसे बोलते हैं फर्स्ट ग्रिड। अक्रॉस विच ऑन वोल्टेज एग्जिस्ट एंड वोल्टेज एग्जिस्ट। अक्रॉस विच, उसमें हम लोग आरएफ सिग्नल देते हैं, मतलब एक वोल्टेज देते हैं। अक्रॉस विच
a voltage exist अब इसमें से क्या निकलती है, एक वोल्टेज डालते हैं हम लोग into a drift space across which a voltage exists. Now this beam enter into a drift space, enter into a drift space. अब वो बीम कहाँ जाएगी, ड्रिफ्ट स्पेस में जाएगी. देन पास थ्रू एन अदर पेयर, फिर वहां से कहाँ जाएगी, देन पास थ्रू then pass through on other pair on other paired of Kacher grid of Kacher grid. तो वहां से वो बीम यहाँ जाएगी केचर ग्रिड में. टू द कलेक्टर, और वहां से होती हुई कहाँ जाएगी, टू द कलेक्टर, कलेक्टर पे चली जाएगी. खत्म काम. ठीक है. अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं बंचर ग्रिड की. द बंचर ग्रिड मतलब पहला वाला ग्रिड इज केप्ट, बंचर ग्रिड मत बोलो, उसको कैविटी बोलोगे तो सही रहेगा. द बंचर कैविटी, क्योंकि पहली कैविटी है वो, टू कैविटी में से है. द बंचर कैविटी इज केप्ट जनरली, is kept generally at the same DC potential, at the same DC potential as the anode. तो एनोड जितने ही पोटेंशियल पर रखी होती है वो, क्योंकि वो एनोड से तो आती है वेव. द इलेक्ट्रॉन इमर्जिंग फ्रॉम बंचर ग्रिड, द इलेक्ट्रॉन इमर्जिंग फ्रॉम बंचर ग्रिड, तो जो इलेक्ट्रॉन बंचर ग्रिड से बाहर निकलते हैं आर वेलोसिटी मॉड्यूलेटेड, वो वेलोसिटी मॉड्यूलेट हो जाते हैं, मतलब उनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है. अब ये होता कैसे है वो तो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, बट बंचर ग्रिड के अंदर वेलोसिटी मॉड्यूलेशन प्रोसेस होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन माइक्रोवेव वोल्टेज. तो ये हिंट है क्यों होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन माइक्रोवेव वोल्टेज. जो मैंने इनपुट सिग्नल दिया ना बंचर ग्रिड में, क्योंकि वो इनपुट कैविटी है, तो वहां से एक मैं सिग्नल दूंगा जिसे बोलूंगा आरएफ सिग्नल, या फिर माइक्रोवेव वोल्टेज दूंगा मैं वहां पे एक, उसकी वजह से ऐसा होता है. प्रक्रिया तो हम लोग कल ही पढ़ेंगे कैसा होता है, बट होता उसकी वजह से. एंड कन्वर्जन ऑफ वेलोसिटी मॉड्यूलेटेड इलेक्ट्रॉन एंड conversion of velocity modulated electron into density modulation, into density modulation. इसका मतलब क्या होता है सुनो,
डेंसिटी मॉड्यूलेशन का मतलब होता है उनकी डेंसिटी जो है ना वो बढ़ जाती है। बढ़ जाने का मतलब ये होता है जैसे मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन समान वेग से हैं तो समान वेग से चलते हुए एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे ऐसे करके, तो ये एक उनका बंच बन गया। कुछ धीरे इलेक्ट्रॉन है तो वो पीछे रह जाएंगे, उनका एक बंच बन गया। तो अलग अलग जगह डेंसिटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन जो है ना इकट्ठा हो जाता है। जैसे किसान आंदोलन है ना, तो किसान आंदोलन में सारे किसान इकट्ठे हो गए, सबकी वेलोसिटी सेम हो गई, तो सब दिल्ली बॉर्डर पर जाके इकट्ठे हो गए, तो वहां पर क्या हुआ, डेंसिटी बढ़ गई किसानों की। ऐसे इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बढ़ जाती है, जैसे उनका वेलोसिटी मॉड्यूलेशन होता है ना, तो वो इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह, तो उसे बोलते हैं डेंसिटी मॉड्यूलेशन। और उनके इकट्ठा होना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं बंचिंग। ये सब बंचिंग ग्रिड में होता है। तो बंचिंग नाम क्यों है उनका, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन जाके सब इकट्ठे हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उनकी वेलोसिटी में क्या हो रहा है, मॉड्यूलेशन हो रहा है। ठीक है, तो डेंसिटी मॉड्यूलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मली बंचिंग बोलते हैं, क्योंकि सब इकट्ठे हो गए तो बंचिंग, बंच बन गया उनका। वाइल ड्रिफ्टिंग इन ड्रिफ्ट रीजन, और फिर बाद में क्या होता है, वाइल ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्ट हो जाते हैं इन ड्रिफ्ट रीजन, कहाँ पे, ड्रिफ्ट रीजन में। वाइल ड्रिफ्टिंग इन ड्रिफ्ट रीजन, जिसे हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट स्पेस भी बोलते हैं, जहाँ पे खाली स्थान होता है, ड्रिफ्ट स्पेस भी इसको बोल सकते हो आप। दिस फिनोमिना इज नोन एज बंचिंग, ऊपर लिखाई दिया मैंने आपको। दिस phenomenon is known as बंचिंग। अब ये बंचिंग होती कैसे है, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन क्यों होता है, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। वेलोसिटी मॉड्यूलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो आपके अलग से 5 नंबर में आती है, वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा कि इसका ऑपरेशन या फिर इसकी प्रोसेस कैसे होती है। फिर जैसे अपन वो पढ़ लेंगे ऑपरेशन पूरा, देन फिर हम लोग उसका मैथमेटिकल एनालिसिस पढ़ेंगे। मैथमेटिकल पढ़ते ही काम खत्म। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं।